देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है और मैं मुरलीपुरा का रहने वाला हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन इस घटना ने मेरे दिल के अंदर एक अलग ही दहशत फैला दी थी। आज भी मुझे अच्छे से याद है कि यह घटना मेरे साथ साल 2004 में हुई थी। सोमवार के उस दिन जब मैं पापा की फैक्ट्री से घर लौटा था तो मुझे तुरंत ही अपने कॉलेज के लिए निकलना था। लेकिन फिर मेरे पापा ने बताया कि मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए कहीं बाहर जाना होगा। मगर मैंने उस वक्त मेरे अपने पापा को मना कर दिया क्योंकि मेरे कॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट चल रहे थे। फिर उस दिन मैं अपने कॉलेज में लौट गया। कॉलेज का सारा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं फिर से अपने घर लौटा और मुझे एक बार फिर पापा की वही बातें सुनने को मिली। पापा मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए कानपुर भेजने वाले थे और मेरा तो मूड नहीं था कि मैं कानपुर जा सकूं। मगर पापा की बातों को टालना भी अब ठीक नहीं था। कानपुर की दूरी हमारे गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर थी, लेकिन मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छे से ड्राइव करनी आती थी, जिस वजह से अब मुझे अकेले ही कानपुर के लिए निकलना पड़ा। मैं रात को ही अपने घर से निकल पड़ा। अब फैक्ट्री का कुछ ज़रूरी काम था तो मुझे कानपुर में एक मीटिंग को ज्वाइन करना था। हालांकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था, मगर पापा ने मुझे बताया कि मुझे वहाँ पर जाकर सिर्फ एक कुर्सी पर बैठना है और फिर वापस आना है। उस मीटिंग में पहुँचना बहुत ज़रूरी था, जिस कारण मैं वहाँ से निकल पड़ा। रास्ता काफ़ी वीरान नज़र आ रहा था। ठंडी हवाएं मेरी गाड़ी से टकराते हुए कांच के अंदर प्रवेश कर रही थी। मेरे हाथ थर थर काँपने लगे क्योंकि उस वक्त ठंड का माहौल चल रहा था, जिस कारण मैंने चारों तरफ की विंडो को एकदम से बंद कर दिया और गाड़ी के अंदर बैठते हुए आराम से ड्राइव का मज़ा लेने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आज नेशनल हाईवे 58 का रास्ता कुछ अजीब ही लग रहा था। रास्ते पर आने वाली लाइटें थोड़ी अजीब लग रही थी, मगर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्राइव करता रहा। बीच रास्ते में मुझे एक बूढ़ी अम्मा लिफ्ट मांगते हुए नजर आने लगी। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर ऐसा ही लग रहा था मानो उन्हें लिफ्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, जिस कारण मैंने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और उस बूढ़ी अम्मा से पूछते हुए कहा, अरे अम्मा जी, कहाँ जाना है आपको? तो उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे जवाब दिया, अरे बेटा, आगे ही जाना है और आज मुझे बाज़ार से लौटते लौटते काफ़ी देर हो चुकी है और अब मुझे कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा है। उस वक्त मुझे उस बूढ़ी अम्मा पर काफ़ी दया आ गई, जिस कारण मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उस बूढ़ी अम्मा को बैठने का इशारा किया। वह बूढ़ी अम्मा गाड़ी के अंदर बैठ गई। उस बूढ़ी अम्मा की गाड़ी में बैठने के बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ से निकल पड़ा। उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे पूछते हुए कहा, बेटा, तुम इस इलाके में नए हो क्या? उस वक्त कानपुर की दूरी वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की बची थी, जिस वजह से मैंने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, अरे हाँ दादी जी, मेरे पापा की एक फैक्ट्री है तो मुझे उसी काम के लिए ही जाना पड़ रहा है। फिर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, वैसे रात में इस सड़क पर कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता है। फिर मैंने उस बूढ़ी अम्मा से पूछते हुए कहा, मगर ऐसा यहाँ पर क्या है कि कोई भी किसी को लिफ्ट देने से कतराते हैं? मेरी बातें सुनने के बाद वह बूढ़ी अम्मा मुझे घूरते हुए बोली, बेटा, तुम अभी इस इलाके में नए हो, याद रखना इस सड़क के ऊपर भूत प्रेत भी लिफ्ट मांगते हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए उस अम्मा से बोल पड़ा, अरे अम्मा जी, आप किस ज़माने में जी रही हैं? आपको पता है ना, आजकल भूत प्रेत पर कोई विश्वास ही नहीं करता है। अब यह सिर्फ अफवाह होती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। वह मुझे धीरे स्वर में बोल पड़ी, बेटा, अभी तुम उस गांव के अंदर नहीं पहुंचे जहां पर इन सब की चर्चाएं होती हैं। भले ही मैं उस बूढ़ी अम्मा की बातों को समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम था, लेकिन मेरी गाड़ी फुल स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी। फिर उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे गाड़ी रोकने का इशारा किया। मेरी गाड़ी एक ऐसी जगह पर रुकी जहाँ पानी की एक बड़ी सी टंकी बनी हुई थी और उस टंकी के पास वह दादी नीचे उतर गई और मुझे एक सुझाव देते हुए बोल पड़ी, बेटा, संभल कर जाना, क्योंकि ये रास्ता जितना खामोश दिखता है वैसे उतना खामोश है नहीं। अभी तुम नौजवान हो तो इन चीज़ों को नहीं मान पाओगे। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन बाद में मैंने बुजुर्ग लोगों की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना उचित नहीं समझा और गाड़ी का गियर डालते हुए आगे बढ़ चला। फिर मैं उस ऑफिस के पास पहुंच गया जिस ऑफिस के अंदर मेरी मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग को अभी भी 1 घंटा बचा हुआ था, जिस वजह से मैं चाय पीने के लिए वहीं पास में बनी एक चाय की दुकान पर बैठ गया।
अब मुझे रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे और जैसा कि मुझे बताया गया था कि आज मीटिंग रात के समय रखी गई है। इससे पहले भी मैं कई बार मीटिंग में गया था, लेकिन हर बार मीटिंग दिन के वक्त ही होती थी। आज पहली बार था जब मैं रात में मीटिंग में शामिल होने वाला था। मुझे कानपुर पहुंचते पहुंचते 4 घंटे का वक्त तो लग ही चुका था और फिर मुझे आज रात ही वापस अपने गांव भी लौटना था, क्योंकि सुबह होते ही मुझे मेरे कॉलेज में बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। फिर मैं मीटिंग स्टार्ट होने का इंतज़ार करने लगा। ठंड लगातार ज़्यादा ही बढ़ रही थी, जिस कारण मैं चाय वाली दुकान के अंदर बैठ गया। मुझे हर किसी से बात करने की आदत थी, तो मैं उस चाय वाले से ऐसे ही बातें करने लगा। बातों ही बातों में मैंने उस चाय वाले को बताया कि मैं काफ़ी दूर तय करने के बाद इस गांव में पहुंचा हूं, और साथ ही मैंने उस बूढ़ी अम्मा की उन बातों के बारे में भी उसे विस्तार से बताया। तो वह चाय वाला मुझसे बोल पड़ा कि हमारे इस इलाके में भूत प्रेत की चर्चाएं कुछ ज़्यादा ही मशहूर हैं। यहाँ पर लोगों का मानना है कि आज भी कुछ आत्माओं का वास है, कुछ ऐसी काली शक्तियाँ जो इंसानों को ख़त्म करने की पूरी अहमियत रखते हैं। और उस वक्त मुझे उस चाय वाले की बातों पर भी ज़रा भी विश्वास नहीं था, लेकिन मैं उसकी बातों को सुनता रहा और वह लगातार बड़बड़ाता रहा। फिर मैंने उस चाय वाले से कहा, लेकिन भाई साहब, मैंने तो आज तक किसी भी भूत को नहीं देखा। अगर आपके गांव में कोई भूत है तो मुझे बताइए, मैं एक बार उससे ज़रूर मिलूँगा। और इतना बोलते ही वो चाय वाला मुझ पर भड़कते हुए बोला, इतनी रात को यहाँ पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उस गांव के रीति रिवाज इतने भयानक थे कि मैं सोच भी नहीं सकता। रात में वहाँ पर भूत प्रेत की बातें करने की सख्त मनाही थी। यह भी सच में एक अजीब नियम था, और ऐसी बातें करते करते पता नहीं कब वक्त बीत गया और उसके बाद मेरी मीटिंग का टाइम भी होने लगा, जिस वजह से मैं उस ऑफिस के अंदर पहुंचकर एक कुर्सी पर बैठ गया। धीरे धीरे काफ़ी सारे कर्मचारी उस ऑफिस के अंदर मौजूद हुए और सभी लोग मीटिंग में जुट गए। फिर लगभग 2 घंटे के बाद वह मीटिंग ख़त्म हुई। तब जाकर रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे और अब वक्त हो चला था मुझे भी अपने घर लौटने का, जिस कारण मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया। इससे पहले कि मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकल पाता, वह चाय की टपरी वाला मुझे आवाज़ देते हुए बोला, अरे भाई साहब, संभल कर जाइएगा। अक्सर वही लोग भूत प्रेत के शिकार होते हैं जो उनके बारे में गलत बातें बोलते हैं। एक पल के लिए मैं उस चाय वाले को घूरता रहा और बाद में मैं उसे नज़रअंदाज करता हुआ अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकल पड़ा। जैसा कि मैं इस गांव के अंदर लौटा था तो उस वक्त कुछ लोगों की चहलकदमी नज़र आ रही थी, मगर इस वक्त तो पूरा का पूरा माहौल एकदम वीरान पड़ चुका था। मुझे उस हाईवे के ऊपर एक भी गाड़ी नज़र नहीं आई, बस अंधेरा ही अंधेरा था। अब मुझे उस रास्ते उसी बुढ़िया की याद आ रही थी जो आते वक्त मेरे साथ सफ़र तय कर रही थी। मेरी गाड़ी काफ़ी स्पीड के साथ अभी उस हाईवे पर दौड़ी रही थी कि अचानक से गाड़ी के ऊपर मुझे कोई चीज़ टकराने की आवाज़ सुनाई दी। पहली बार तो ये आवाज़ सिर्फ एक ही बार आई, लेकिन बाद में ये आवाज़ बार बार मुझे सताने लगी। फिर जब मुझे ऐसा लगने लगा कि हो ना हो कोई तो गड़बड़ होगी, तब जाकर मैंने अपनी गाड़ी को सड़क के साइड में लगाया। फिर जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मेरी गाड़ी बिल्कुल सही लग रही थी और गाड़ी की हालत भी एकदम सही थी। फिर ये आवाज़ कैसी थी? अभी मैं ये सोचते हुए वापस गाड़ी में दाखिल हुआ, पर यह मेरा कोई वहम तो नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी, क्योंकि मुझे यह आवाज़ सिर्फ एक बार ही सुनाई नहीं दी थी, बल्कि बार बार इस आवाज़ ने मुझे बताया था। फिर मैं इन चीज़ों की परवाह ना करते हुए वापस गाड़ी को स्टार्ट करता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। धीरे धीरे सर्दियों के मौसम की वजह से कोहरा भी छाने लगा। अब रात के तकरीबन 2:30 बज चुके थे और रास्ता अब भी बहुत लंबा था। अभी मैं उस 18 किलोमीटर के दायरे में था जिसके बारे में लोगों के द्वारा अनाप शनाप बातें बताई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी भूत का वास है। और उस बुढ़िया ने भी मुझे सावधानी पूर्वक सफ़र करने को कहा था। मैं उन सभी की बातों का एक छोटा सा मजाक बनाते हुए उस सफ़र को काट रहा था कि मुझे गाड़ी का एक हिस्सा थोड़ा थोड़ा झुका हुआ सा नज़र आ रहा था, जिस कारण मैंने पहले तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मुझे वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा ही झुकता हुआ नज़र आ रहा था। लिहाजा अब मैंने अपनी कार को रोकना चाहा, मगर फिर मुझे थोड़ा सामने की ओर उस जोरदार ठंड में एक चाय की छोटी सी दुकान दिखाई देने लगी
उस दुकान को देखकर मैंने अपनी कार को उस चाय वाले के पास जाकर रोक दिया और फिर मैं उस ढाबे में मौजूद किसी व्यक्ति को तलाशने लगा। फिर एक 40 साल का दिखने वाला एक आदमी उस दुकान से बाहर निकला और उसके हाथ में चाय का एक कप भी था। फिर वो आदमी एक भारी आवाज में बोल पड़ा, आपकी गाड़ी का टायर तो पंचर हो चुका है। तब जाकर मुझे समझ में आया कि मेरी गाड़ी मुझे एक तरफ से झुकी हुई क्यों लग रही थी। फिर मैं उस कहर बरपाने वाली ठंड में अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया और गाड़ी के टायर की ओर देखने लगा तो गाड़ी का टायर पूरी तरह से पंचर हो चुका था और आसपास में पंक्चर निकालने वाली कोई दुकान भी मौजूद नहीं थी। मेरी तो मुसीबतें लगातार अब बढ़ती ही जा रही थी और फिर मैं उस दुकानदार से बोल पड़ा, अरे भाई साहब, यहाँ आसपास कोई पंचर निकालने वाली दुकान है क्या? तो उस आदमी ने मुझे बताया कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर आगे एक दुकान मौजूद है, लेकिन आप उस रास्ते से अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते क्योंकि वो रास्ता इतना संकरा है कि उसके अंदर गाड़ी प्रवेश नहीं कर पाती। फिर मैंने अपनी गाड़ी का टायर निकाला और फिर मैं अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर हाथ में टायर लेते हुए उस दुकान की तरफ चल पड़ा जिस रास्ते पर पंचर वाली दुकान पड़ती थी। मैं अपने तेज तेज कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक ही मुझे अपने पीछे की तरफ से किसी चीज़ के आपस में टकराने की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनकर मैं झटके से पीछे पलट गया तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे एक राहत की सांस मिली और फिर मैं उस रास्ते की तरफ चलता रहा। वो रास्ता पूरा का पूरा जंगली झाड़ी और पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। मैं उस रास्ते को चीरते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ता गया और अब मैं लगभग 2 किलोमीटर की दूरी भी तय कर चुका था। इसके बावजूद मुझे उस रास्ते पर कोई घर तक नजर नहीं आया। उस जोरदार सन्नाटे के बीच पूरा का पूरा रास्ता डूबा हुआ था। मैं किसी तरह गाड़ी के टायर को अपने कंधे पर रखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। अब मेरे कंधे में दर्द भी होने लगा क्योंकि गाड़ी के टायर में काफ़ी वजन महसूस हो रहा था। फिर इसके बावजूद मैं आगे बढ़ता रहा और फिर थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद मुझे एक बड़ी सी होटल दिखाई देने लगी। उस लाइट से जगमगाती हुई रोशनी को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था मानो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी होटल बनी हुई है। लेकिन जब मैं उसके पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वो कोई होटल नहीं थी बल्कि एक दूध की बड़ी सी फैक्ट्री बनी हुई थी और उसकी दूसरी साइड मुझे उस पंचर वाले के बारे में बताया गया था। अभी मैं उसी की ओर बढ़ा ही था कि इसी बीच किसी मजबूत हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे पीछे की तरफ खींचने लगा और इसी बीच मेरे हाथ में बंधा हुआ एक धागा टूटकर सीधा नीचे गिर पड़ा। दरअसल उस धागे पर भगवान की एक मूर्ति बनी हुई थी और जैसे ही वो धागा मेरे हाथ से नीचे गिरा तो मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। मेरे रोंगटे अब खड़े हो चुके थे और उस रास्ते के एकदम करीब एक गहरा कुआं बना हुआ था। शायद वह हाथ मजबूती के साथ मुझे उसी कुएं की ओर धकेल रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद उस हाथ से निकल नहीं पाया और फिर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब रात के तकरीबन 2:30 बज चुके थे और मेरी चीख पुकार सुनने के बाद एक आदमी भागते हुए मेरी तरफ आने लगा और जब वह आदमी मेरे पास पहुंचा तो मैं भी भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा और फिर मैं उस आदमी के सहारे उस पंचर वाली दुकान के पास पहुंच गया। और उस दुकान के पास पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे एक रात वहीं पर रुकने का सुझाव दिया, लेकिन मैं यह बात अच्छे से जानता था कि सुबह होते ही मुझे कॉलेज में जाना है। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार भूत प्रेत पर विश्वास किया था और उन भले लोगों ने मुझे अपनी गाड़ी तक छोड़ दिया और गाड़ी तक छोड़ने के बाद मैं भी उस जगह से निकल गया। दोस्तों, आज भी मैं उस खौफनाक याद को भुला नहीं पाया और वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मनुष्य और भयानक रात थी। फिर उसके बाद मैं कभी भी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।